दोस्तों मैं आया हूँ एक हेलीपैड पे और ये है बजाज एयरलाइंस की सबसे बड़ी बाइक। अगर बजाज एयरलाइंस होता तो ये उसकी सबसे बड़ी जहाज तो होती। ये जो बाइक देख रहे हैं ये है बजाज पल्सर NS 400G। ये बजाज की अब तक की पल्सर सीरीज की सबसे बड़ी बाइक है। दोस्तों बजाज ने आई थिंक 2014 या 15 में ये बोला था कि वो दो बाइक बना रही, एक CS 400 और एक SS 400। SS 400 तो आने से रही, लेकिन जिस बाइक को उन्होंने SS 400 कहा था वो RS 200 बन के आई, और जो CS 400 उन्होंने कहा था वो बाइक बन के आई थी बजाज डोमिनार 400। और डोमिनार दोस्त ख़तरनाक बाइक थी टूरिंग पर्पस के लिए। खैर CS तो डोमिनार बन गई, लेकिन 400 सीसी के पल्सर का जो सपना बजाज ने दिखाया था वो अब जाके पूरा हुआ है। ये है बजाज पल्सर NS 400G। इसमें 373 पॉइंट समथिंग सीसी का इंजन लगा है, जो कि ड्यूक 390 के पहले और दूसरे वर्जन से इंस्पायर्ड है, या कह लीजिए वही इंजन है ऑलमोस्ट। और थोड़ा डिट्यून्ड किया गया है। डोमिनार में भी सेम इंजन है, पर हाँ, डिट्यून्ड करने का ये मतलब नहीं है कि इस बाइक में पावर नहीं है। क्योंकि मैं पल्सर RS 200 ऑन करता हूँ और इसको मैंने लगभग 200 किलोमीटर चलाया है, तो मैं बता सकता हूँ कि मुझे कैसा महसूस हुआ और पावर कैसा है। इसके अलावा मैं वो भी बताऊँगा, चूँकि ये है बजाज पल्सर NS 400G का UG मॉडल यानी अपग्रेडेड मॉडल। क्योंकि इससे पहले जो ये बाइक लॉन्च हुई थी उसमें कुछ शिकायतें थी लोगों की, वो दूर हो चुकी है। अब लोग बात कर रहे हैं इसमें पावर बढ़ाया है और किक शिफ्टर है, टायर और ब्रेक पैड, बहुत सारी बातें कर रहे हैं लोग। तो क्या सच्चाई है उन बातों की, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके डिज़ाइन से। डिज़ाइन पल्सर NS सीरीज की जो DNA है उसको ये कंटिन्यू करती है। एग्जैक्टली NS 200 की जैसी ही ये बाइक दिखती है, ये बहुत ज़्यादा अलग नहीं दिखती है उससे। थोड़े बहुत चेंजेस ही हैं जो इसमें दिखता है। जैसे में जो सबसे बड़ा चेंज दिखता है वो इस हिस्से में दिखता है। ये जो चौड़ा सा पैनल इधर निकला हुआ है और ये एक पार्ट है, तो ये इस वजह से है क्योंकि इंजन जो है वो बड़ा हो चुका है। जब इंजन बड़ा होगा ऑब्वियस सी बात है रेडिएटर बड़ी होगी, और रेडिएटर बड़ी होगी तो ये चीज़ भी जो है वो बड़ा होना ही है। इसको सिमिलर करने के लिए इस तरफ भी ये थोड़ा सा निकला हुआ पैनल पीछे भी बनाया गया है। सामने से ये बाइक चेंज लगती है, तो सामने से जो चेंजेस है वो N सीरीज से इंस्पायर्ड है, और NS का जो नया मॉडल आ रहे हैं उनसे कुछ डिज़ाइन उठा के मतलब मिक्स करके ये बनाया गया है। बाकी USD अब तो दूसरी बाइक्स भी जो बजाज के उसमें आने लगी है, तो इसमें भी USD फॉक्स भी मिल जाता है। मिरर डोमिनार सीरीज से ही आई हुई है। और बाकी ओवरऑल डिज़ाइन वाइज के हैं तो पुरानी डिज़ाइन ही है, लेकिन भाई साहब वो डिज़ाइन कह सकते हैं इतना लेजेंडरी है कि अभी तक वो चल रहा है। और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ये अजीब लगती है देख के, कहीं से भी ये बाइक जो है बहुत ओल्ड फैशन्ड नहीं लगती है। हालांकि इसमें गलती उन लोगों की है जो इसका कॉन्सेप्ट बना रहे थे। कॉन्सेप्ट में तो वो भाई इसको सुपर बाइक्स कैटेगरी का वो तो होने से रहा। भाई आपको प्राइस भी चाहिए और सीसी भी सुपर बाइक जैसी नहीं है, तो डिज़ाइन में आप मत करिए ना। एक्सट्रीम 125 है, अगर डिज़ाइन चाहिए तो दिखती है तो आप वो ले सकते हैं। खैर ये बाइक जो है डिज़ाइन वाइज तो बात हो चुकी, परफॉर्मेंस वाइज मैं बताता हूँ ख़तरनाक है। 200 किलोमीटर मैंने इस बाइक को खूब भगाया, और उसके बाद मैं बता रहा हूँ ये जो 373.27 सीसी का इंजन है ये बहुत पावरफुल है, और ये अपने आप में मतलब टेस्टेड है, ट्रस्टेड है, और ड्यूक 390 का पावर जानते हैं। तो ये ड्यूक 390 का ही तो इंजन है, तो बस पावर समझिए वैसे ही ख़तरनाक वाला है। और मैं जब इसको भगा रहा था तो मैं बताता हूँ सच्ची आपको कि जब मैं इसको भगा रहा था तो मुझे डर लगा। डर इसलिए लगा कि भाई गाड़ी कितनी भी तेज़ भागे, फील ये होना चाहिए कि आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि बाइक आपको कंट्रोल कर रही है। पर मुझे लगा था जैसे कि बाइक भाग रही है, मैं इसे नहीं भगा रहा हूँ, तो थोड़ा सा फिक्र हुआ था। हालांकि धीरे धीरे मैं इसको चलाना सीख रहा हूँ और इसको अपने कंट्रोल में कर लूँगा जल्दी। मतलब मेरे में कमी है, बाइक में नहीं। दोस्तों सिटिंग पोस्चर की बात की जाए तो हैंडल अपराइट हैं और क्लिप ऑन हैंडल बार नहीं है। बाकी बैठने पे सीट जो है काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होती है,
हैंडल अपराइट होने की वजह से रिस्ट पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है, आप आसानी से ये बाइक को चला सकते हैं लंबे दूरी तक के लिए। मुझे नए नए में दिक्कत हो रही थी, पर अब जो है वो दिक्कत ख़त्म हो चुकी है, यानी कंफर्टेबल है ये पूरी बाइक पूरी तरह से लॉन्ग राइड के लिए। एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सीट का मैंने बता ही दिया है। तो ये ओवरऑल अच्छी बाइक है, पर इंजन से जो हीट निकलता है वो पैरों पे लगती है, यानी अगर आप सिटी ट्रैफिक में हैं या गर्मी है तो वो महसूस होने वाली है आपको। हॉर्न थोड़ा बेहतर हो जाता तो बढ़िया था, हॉर्न बेहतर नहीं है, मतलब बाइक के हिसाब से लगता है ना। घर में कई बार कि बड़े लंबे तगड़े लोग होते हैं और जब वो बोलेंगे तो हाँ भैया इस तरीके से, तो वैसा ही इसका थोड़ा सा लगता है कि बाइक जो है वो पावरफुल है, साउंड भी तगड़ा है, मतलब एग्जॉस्ट नोट भी लगता है लाउड है, पर उसके साथ ये हॉर्न बहुत अजीब है। अब आते हैं मेन पॉइंट जो अपग्रेड की है। अपग्रेड देखिए, जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो इसकी बहुत शिकायत हो रही थी ब्रेकिंग को लेके। कुछ चीज़ें थी जिसको बजाज ने एड्रेस किया और उसके बाद अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जो सबसे बड़ा चीज़ है, उन्होंने जो बदलाव किया वो है टायर का। पीछे MRF ज़ैपर टायर आता था 140 सेक्शन का, अब ये अपोलो अल्फ़ा H1 टायर आता है जो कि 150 सेक्शन का है। अब चौड़ा ज़्यादा हो गया है और ये रेडियल टायर है, मतलब सॉफ्ट कंपाउंड का। तो ये क्या होता है, सड़क को ज़्यादा पकड़ता है, ग्रिप अच्छी बनती है, इस वजह से ये बेहतर परफॉर्मेंस देता है सड़क पे ग्रिप के मामले में और ब्रेकिंग के मामले में। उसके अलावा आगे भी जो टायर है वो अपोलो का ही है। तो ये दो चीज़ जो मतलब उन्होंने ये बदला। इसके अलावा जो यहाँ पे ब्रेक पैड है वो भी उन्होंने बदल दिया। अब जो ब्रेक पैड्स आते हैं वो सिंट्रेक आते हैं। सिंट्रेक यानी ये जो पहले के आते थे ऑर्गेनिक या फिर सिंथेटिक और उसके बीच का, उसमें जो मटेरियल होता है ना मेटल का, कितना मेटल होगा ब्रेक पैड में, वो बदलता है। तो इसमें लगभग 90% जो है वो मेटल है। तो क्या होता है कि फ्रिक्शन अच्छा बनता है और इसको आसानी से वो ग्रैब करती है। तो बाइट अच्छे लगने से ये क्या होता है कि जल्दी रुक जाती है बाइक। तो दोस्तों, ब्रेकिंग की जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई। अब बचा कि इसमें और क्या बदलाव आया, तो वो बदलाव है इसके इंजन पावर में। लोग कह रहे हैं कि 43 PS की पावर आ गई है। अब कंपनी ने ट्यून किया है, आई डोंट नो कंपनी ने किया है या नहीं किया। कंपनी वाले में मैं नहीं कहूँगा कि मेरे सोर्सेज ने कहे, मैंने यूट्यूब पे और कई व्लॉग्स में देखा है कि वो बता रही है 43 PS की हो गई है। अब पता नहीं हुई है नहीं हुई है, कंपनी जानती है। पर हाँ, एक चीज़ है, ये नई वाली पल्सर NS 400G इसके पिछले मॉडल को ड्रैग में हरा रही है। अब ये टायर की वजह से है, पावर की वजह से है, कंपनी बताए, कंपनी जाने, मैं इस पे बात नहीं करने वाला हूँ। एक और जो सबसे बड़ी अपडेट है जिसके बारे में लोग भर भर के वीडियो बना रहे हैं वो है क्विक शिफ्टर की। ये है वो क्विक शिफ्टर के साथ आता है गियर्स। गधों को पता नहीं, सामने दिख रहा है, कहाँ है क्विक शिफ्टर? अंदर इंजन के पास। तो क्विक शिफ्टर तो इस बाइक में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, यानी 6 गियर्स इसमें लगते हैं। और स्पीड भाई साहब मुझे तो पसंद आया, और व्हीली तो खटसा उठ जाता है। और इसमें राइड मोड्स मिल जाते हैं। राइड मोड्स कहें तो ये रोड, स्पोर्ट, रेन और ऑफ रोड। इसके अलावा इसमें मिलता है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS तो बजाज का मुझे अब तक का सबसे बेहतर लगा है। मतलब बजाज की बाइक्स में जो ABS आती है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ट्रैक्शन कंट्रोल इस बाइक के साथ आना ज़रूरी था। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS क्या है ये आप गूगल कर लें, थोड़ा बहुत पढ़ना भी चाहिए। ये लाइट जो DRL है काफ़ी रोशनी देती है। हालांकि जब ये जल रही होती है और मेन लाइट बंद होता है तो यहाँ पर जो रोशनी आती है ना वो इतना ज़्यादा होता है कि मुझे ही तकलीफ़ हो रही होती है। तो इसको हम इस्तेमाल उतना नहीं कर पाते हैं, पर ये है इनफ कि आप अगर धीरे चल रहे हैं तो सिर्फ इस DRL पे आप बाइक चला लेंगे। इसके अलावा जो बीम है लाइट की वो अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी, डिसेंट है। आराम से आप स्पीड में भी चला सकते हैं और नॉर्मल स्पीड पे तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है इस बाइक में। इंजन कॉल वाला एरिया थोड़ा सा अगर चेंज कर देते ये डिज़ाइन वाइज तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर ठीक है। बाकी पीछे जो NS से एक और बदलाव जो मैं बताना भूल गया था पहले, वो ये है, हालांकि अब सारे पल्सर में वही चीज़ हो गया कि अब टायर अगर इस साइड से नहीं उस साइड से आते हैं, शायद इस वजह से कि इस साइड से टायर का प्रोफाइल ज़्यादा दिखे, इसलिए कुछ लोग हैं जो ये हटा दे रहे हैं।
पता नहीं कि कैसे हिम्मत हो जाती है ताकि वो ये चौड़ा टायर दिखा सकें। पर हिम्मत की बात इसलिए मैंने की, ये बहुत गंदा करता है और थोड़ी सी कमी भी है। अगर ये वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा होता तो शायद इस चीज़ को बचाता और ये थोड़ा ऊपर होता, मतलब कुछ मैनेज करते, क्योंकि RS में ये चीज़ इतनी अच्छी थी पुराने वाले RS में कि यहाँ पे गंदगी आती ही नहीं थी अगर ये दोनों लगा है तो वो एक चीज़ है। खैर अंडरबेली एग्जॉस्ट मिल जाता है, बाकी चीज़ें आपको पता है, अगर जानना है तो कमेंट में लिखिए, मैं बता दूंगा। दोस्तों बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही है मुझे बताने में। खैर धीरे धीरे मैं भी ट्रैक पे आऊँगा और बाइक्स के बारे में वापस से आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, अलग अलग बाइकों के बारे में। कोशिश करूँगा मैं कंटिन्यू रहूँ और आपको बाइक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहूँ।